बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फ़िज़िक्स है, इसके टॉपिक नंबर 12.4 में मौजूद गैमा डिके को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इससे प्रीवियस वीडियोस में हम रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा डिके और बीटा डिके को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा पहले रिवीजन करवा दूं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ताकि आपको गैमा डिके की जो बेसिक है वो समझ आ जाए। देखें, सिंपल है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। आप जानते हैं कि कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल कहलाता है। और कोई भी न्यूक्लियस अपने आप को अनस्टेबल नहीं रखना चाहता, यानी वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए बेसिकली रेडिएशंस एमिट करता है, यानी डिके होता है। और आम तौर पर किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से 3 तरह की रेडिएशंस एमिट होती हैं, जिनके नाम अल्फ़ा, बीटा और गैमा है। अब आप जानते हैं कि अगर किसी न्यूक्लियस में से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे तो इसको हम अल्फ़ा डिके कहेंगे, और अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए बीटा रेडिएशंस एमिट करेगा तो इसको हम बीटा डिके कहेंगे। इसी तरह अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए अगर गैमा रेडिएशंस को एमिट करेगा तो फिर उसे हम बोलेंगे गैमा डिके। तो स्टूडेंट्स, गैमा डिके क्या होता है कि किसी भी न्यूक्लियस में से जब गैमा रेडिएशंस निकलती हैं तो बेसिकली इसी को हम गैमा डिके कहते हैं। तो सिंपल, किसी भी न्यूक्लियस का रेडिएशंस को एमिट करना रेडियो एक्टिविटी कहलाता है, और वो एलिमेंट या वो न्यूक्लियस जो रेडिएशंस एमिट करे उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं। और आमतौर पर 3 तरह की रेडिएशंस एमिट होती हैं, और अभी हम जो है वो गैमा रेडिएशंस के बारे में, गैमा डिके के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर सिर्फ इतना थ्योरी लिखी हुई है, इससे ज़्यादा नहीं लिखी हुई। आप देख सकते हैं जस्ट उसने 2 लाइनें लिखी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके की फीचर्स 2 लिख दिए हैं और साथ एग्जाम्पल भी लिख दी है, ताकि आपको इसकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो सके। हो सकता है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में गैमा डिके और इसकी एग्जाम्पल पूछ ले, जिस तरह वो आपसे बीटा डिके या अल्फ़ा डिके जब पूछेगा तो साथ एग्जाम्पल ज़रूर पूछेगा। तो इसलिए इसकी एग्जाम्पल बुक में तो नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है। तो आइए ज़रा समझते हैं। तो द इमिशन ऑफ गैमा रेडिएशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। आप जानते हैं हमने जनरल इक्वेशन जब अल्फा डिके पढ़ा था तो हमने उसमें भी जनरल इक्वेशन लिखी थी, बीटा डिके के अंदर भी हमने लिखी, आपको मैंने समझाई। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो है ये पेरेंट न्यूक्लियस है, और किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसके नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर होता है जिसको जी के साथ शो करते हैं, ऊपर वाला नंबर मास नंबर होता है जिसको ए के साथ शो करते हैं, यानी कि पाँव में ज़मीन, सर पे आसमान। ये बेसिकली जो एलिमेंट है ये एक्साइटेड स्टेट में है, यानी हायर एनर्जी स्टेट में है। जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो फिर ये जो है एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो ये जो एलिमेंट है बेसिकली जब गैमा रेडिएशंस एमिट होती हैं, गैमा डिके होता है, तो इसमें मास नंबर भी सेम रहता है पेरेंट और डॉटर का, और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो भी सेम रहता है, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये वाला जो है जिसके ऊपर स्टैरिक लगा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्साइटेड न्यूक्लियस को, और ये वाला जो हमारे पास विदाउट स्टैरिक वाला जिसके ऊपर ये स्टार नहीं लगा हुआ, ये ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स देखें, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस जो है ना वो अनस्टेबल है। उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ गया, तो सिंपल उसने एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट कर दी, जिसको हम गैमा डिके बोलते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल समझाने के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। लेट करें आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, तो आप पानी पी लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कर लेते हैं। तो ये भी ऐसे ही है, यानी इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो एनर्जी इसको अनस्टेबल कर रही है, इसको ख़राब कर रही है। तो ये क्या करता है, उस एनर्जी को अपने आप से निकाल देता है और थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है,
ताकि अपने वजूद को बरकरार रख सके। आइए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ गैमा डिके। देखिए यहाँ पर जब मैंने आपको अल्फ़ा डिके पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि जब भी अल्फ़ा डिके होगा तो जो मैस नंबर है वो 4 डिक्रीज़ होता है पेरेंट और डॉटर में से। जब डॉटर न्यूक्लियस बनेगा तो उसका मैस नंबर 4 डिक्रीज़ हो जाएगा, जबकि एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज़ होगा। इस तरह जब बीटा डिके होगा तो मैस नंबर सेम रहता है, लेकिन बीटा नेगेटिव डिके में एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज़ होता है, जबकि बीटा पॉजिटिव डिके में एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसको आपने याद रखना है कि बीटा डिके में मैस नंबर सेम रहता है, जबकि अगर बीटा नेगेटिव डिके हो तो फिर एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, और बीटा पॉजिटिव डिके में एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज़ हो जाएगा। जबकि गैमा डिके में मैस नंबर और एटॉमिक नंबर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको आगे हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स में और शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, अब यहाँ पे यही लिखा है कि अनलाइक अल्फ़ा और बीटा डिके, अल्फ़ा और बीटा डिके की तरह नहीं है, बल्कि गैमा डिके में डज नॉट चेंज मैस नंबर। इसमें मैस नंबर के अंदर भी कोई चेंज नहीं आया, इधर भी ए इधर भी ए, और एंड एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक नंबर है जिसको हम चार्ज नंबर कहते हैं उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आया। जबकि अल्फ़ा डिके के अंदर ऊपर नंबर 4 डिक्रीज़ होता है, नीचे वाला 2 डिक्रीज़ होता है। बीटा डिके में ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाले में एक इंक्रीज़ या एक डिक्रीज़ हो सकता है, वो डिपेंड करता है बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव डिके है। जबकि गैमा डिके के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, ना एटॉमिक नंबर में ना मैस नंबर में। द न्यूक्लियस मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। इसमें सिर्फ ये हायर एनर्जी स्टेट वाला न्यूक्लियस है, ये जब लोअर एनर्जी स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट में आता है तो जस्ट वो रेडिएशंस एमिट करता है और गैमा रेडिएशंस वहाँ से निकलती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखें यहाँ पे जो कंसीडर द बीटा डिके ऑफ कोबाल्ट 60। अब हमने बीटा डिके पढ़ा है, बीटा नेगेटिव डिके। कोबाल्ट 60, इसका मैस नंबर एटॉमिक नंबर 27। तो जब इसमें से बीटा पार्टिकल निकलेगा यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये जो है आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मैस नंबर तो सेम रहेगा, नीचे वाला नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इधर 27 है तो इधर भी 27 होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर -1 तो इसका 28 में से एक माइनस करोगे, 28 - 1 27, तो इधर भी 27, उस तरफ भी 27, न्यूक्लियर नंबर कंजर्व हो गए, एटॉमिक नंबर दोनों तरफ सेम हो गया। मैस नंबर इधर भी 60, इधर देखें 60 + 0 तो इधर भी 60 आएगा ऐड करने से, तो मैस नंबर भी सेम रहा। तो जब कोबाल्ट निकल में चेंज होता है तो उसमें से बीटा नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। अब ये जो निकल बना है ना बेसिकली ये अनस्टेबल है, ये हायर एनर्जी स्टेट में है। द न्यूक्लियस इज एन एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट में है निकल। इट देन अंडरगोज गैमा डिके, तो इसमें से बेसिकली निकल में से गैमा डिके निकलती हैं एंड फाइनली इट बिकम स्टेबल, और ये आखिरकार अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो यही निकल जो है जब ये बनेगा ना तो इसमें से गैमा रेडिएशन निकलेंगे। जब गैमा रेडिएशन निकलेंगे तो मैस नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी गैमा डिके जो है इसका मैस नंबर भी 0, इसका चार्ज नंबर भी 0, यानी गैमा डिके हैव नो चार्ज नो मैस। तो ये प्योरली हमारे पास गैमा रेडिएशंस जो हैं ये क्या है, ये फोटोन है और ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं, यानी ये पार्टिकल नहीं है। अल्फ़ा और बीटा जो है ये पार्टिकल्स हैं, ये लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन गैमा जो है ये क्या है, ये रेडिएशन है, फोटोन है, लाइट है, बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक है, तो इसलिए ये लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करता है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं हम अल्फ़ा बीटा और गैमा डिके को सेपरेट अलग अलग वीडियोस में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आपकी बुक के ऊपर इसी टॉपिक के लास्ट पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें अल्फ़ा बीटा और गैमा रेडिएशंस की समरी दी हुई है। अब वो आपके सामने टेबल शो हो रहा है। स्टूडेंट्स ये टेबल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप देखें इस टेबल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, आगे 3 कॉलम्स बने हैं, पहला अल्फ़ा पार्टिकल्स का, दूसरा बीटा पार्टिकल्स का और तीसरा गैमा रेज का। पहले है नेचर। तो नेचर मैंने आपको अल्फ़ा डिके में बताया था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो हीलियम का न्यूक्लियस है। बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को बोलते हैं, बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जिस पे नेगेटिव ई चार्ज होता है, और बीटा पॉजिटिव पॉजिट्रॉन को बोलते हैं जिस पे प्लस ई चार्ज होता है, और दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। और गैमा रेज अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं।
इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब सोर्स यानी अल्फ़ा, बीटा और गामा डिके हमें किन एलिमेंट से मिलते हैं? तो बेसिकली रेंडॉन जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करता है, स्ट्रोनियम 94 ये आपने याद रखना है बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है, और अभी मैंने आपको गामा रे के अंदर कोबाल्ट 60 की एग्जांपल दी भी है। तो ये क्या है, ये गामा रे को एमिट करता है। तो बेसिकली ये तीनों जो है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। ऐसे ही द सोर्स ऑफ बीटा पार्टिकल इज, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप बीटा पार्टिकल में स्ट्रोनियम 94 को लगाइएगा। इसके बाद है इनकी आयोनाइजेशन पावर। अब देखिए आयोनाइजेशन पावर ना गामा रे की लिखी हुई है 1, इसके लिहाज से समझे, अगर गामा रे की आयोनाइजिंग पावर 1 हो तो बीटा पार्टिकल की 10 की पावर 2 है, यानी कि 10 की पावर 2 100 होता है, यानी कि बीटा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर गामा रे की निस्बत 100 टाइम ज़्यादा है, यानी अगर वो 1 हो तो ये 100 है। और अल्फ़ा पार्टिकल की 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 क्या होता है, एक के आगे 4 जीरो लगाओ 10,000 बनेगा। यानी कि अगर गामा रे जो है उसकी आयोनाइजिंग पावर 1 हो तो बीटा पार्टिकल की 100 होगी, यानी गामा से 100 गुना ज़्यादा होगी, और अल्फ़ा पार्टिकल की गामा रे के निस्बत जो है वो 10,000 गुना ज़्यादा होगी। यानी आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी, अल्फ़ा की, उसके बाद बीटा की, और सबसे कम किसकी, गामा की। तो ये बातें मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी वाले लेक्चर्स के अंदर समझाए थे। उसके बाद रेंज की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है इसकी रेंज बहुत कम है, सेवरल सेंटीमीटर है, जबकि बीटा पार्टिकल चंद मीटर तक ट्रैवल कर सकता है, और गामा रेज जो है इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है, इन्वर्स स्केयर लॉ को ओबे करता है, यानी कि जहाँ पे डिस्टेंस इन्फिनिट होगा वहाँ पे जाके ये रुकेगा। तो मतलब इसकी रेंज या इसकी जो रेंज है वो क्या है, वो इन्फिनिट है। उसके बाद अगर आप बात करें अब्जॉर्ब बाय का मतलब ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है, अगर आपके पास एक पेज हो ना आपकी बुक का या आपके रजिस्टर का, तो अल्फ़ा पार्टिकल उसमें से नहीं गुजर सकता। हाँ, अल्फ़ा पार्टिकल हमारी ह्यूमन स्किन में से भी पास नहीं हो सकता, इसकी रेंज बहुत कम है, इसलिए जल्दी रुक जाता है। जबकि बीटा पार्टिकल जो है वो एल्यूमिनियम की शीट में से निकल जाता है। गामा रेज जो है वो मोटी लेड शीट, दीवार जितनी मोटी लेड शीट में से भी गुजर जाएगा। इसकी जो है पावर बहुत ज़्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। एनर्जी स्पेक्ट्रम मैंने आपको समझाया है अल्फ़ा डिके में, बीटा डिके में। तो आप जानते हैं अल्फ़ा डिके जो है वो हर दफ़ा सेम एनर्जी के साथ एमिट होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा आप यूरेनियम में से अल्फ़ा पार्टिकल निकालेंगे तो उसकी एनर्जी अलग होगी, दूसरी दफ़ा अलग होगी, नहीं, हर दफ़ा सेम एनर्जी के साथ निकलेगी। जबकि बीटा डिके के अंदर मैंने आपको बताया कि बीटा पार्टिकल जब निकलते हैं तो हर दफ़ा उनकी एनर्जी अलग होती है, कभी 80% एनर्जी, कभी 70% एनर्जी। तो स्पेक्ट्रम मैंने बताया था। इस तरह गामा रेज की एनर्जी सेपरेट होती है। जितनी दफ़ा आप गामा रे निकलेगी, कई दफ़ा जो है गामा रेज ज़्यादा एनर्जी के साथ निकलती है, कभी कभी एनर्जी कम भी हो जाती है, तो वेरिएबल एनर्जी है। स्पीड की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्पीड 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड के करीब होती है, जबकि बीटा पार्टिकल 10 की पावर 8, और जो हमारे पास गामा रेज हैं वो नियरली लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो टेबल है इसको आप रटलाइज कर लें, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी हर चीज़ आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमारे चैप्टर का नाम था न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा है ना, ये सारा न्यूक्लियर फिजिक्स था। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो सारा का सारा पार्टिकल फिजिक्स होगा। यानी अभी तक जो हमने पोर्शन पढ़ा है शुरू वाला, जिसमें पहले 4 टॉपिक पढ़े हैं, ये 12.4 टॉपिक है, तो ये सारा न्यूक्लियर फिजिक्स के रिलेटेड था। अब इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे वो सारे के सारे पार्टिकल्स के रिलेटेड होंगे, जिसमें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, क्वार्क्स को डिस्कस करेंगे, बोसॉन्स को डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरीके से। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।